हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर 7 शुरू करेंगे। वेव ऑप्टिक्स। चैप्टर 7। चैप्टर 7 वेव ऑप्टिक्स। चैप्टर 7 वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो वेव मतलब आपको पता ही होगा, एनी ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड वेव। देन ऑप्टिक्स, it is the branch of physics which deals with the study of it is the branch of physics which deals with the study of phenomena of light और ऑप्टिक्स का मतलब ही है लाइट। इट्स अ लैटिन वर्ड। आप चश्मे वगैरह की दुकान में जाते होंगे, देखते होंगे, क्या लिखा रहता है वहां पे? सन ऑप्टिकल्स, ऑप्टिक्स। आ गया समझ में? तो इसके ऊपर में टोटल 4 थेरी है लाइट के ऊपर में। न्यूटन कार्पस्कुलर थेरी, ठीक है, हाइजेंस वेव थेरी ऑफ लाइट और प्लैंक्स क्वांटम थेरी और एक है मैक्सवेल थेरी। टोटल 4 थेरी है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है इस लेसन का, ऐसा कुछ हार्ड कंसेप्ट नहीं है। तो हम एक एक डिसाइड करेंगे। तो न्यूटन ने जो पहली थेरी बनाया था उसको नाम दिया था न्यूटन्स कार्पस्कुलर थेरी। तो क्या है न्यूटन्स कार्पस्कुलर थेरी? न्यूटन्स कार्पस्कुलर थेरी। न्यूटन्स कार्पस्कुलर थेरी। तो ये न्यूटन्स कार्पस्कुलर थेरी है क्या? तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स है। कोई भी थेरी है तो उसके क्या होती है? हाइपोथेसिस होती है, कुछ कुछ कंसेप्ट होते हैं। तो इसके जो है पोस्टुलेट्स है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट, every source of light emits large number of tiny particles known as corpuscles। तो पहले पॉइंट में क्या बोला इन्होंने कि every source emits large number of tiny particles और उसको न्यूटन बाबा ने क्या नाम दिया? कार्पसल्स। क्या नाम दिया न्यूटन बाबा ने? हाँ, न्यूटन बाबा क्या नाम दिया उसको? कार्पसल्स। तो पहला पॉइंट समझ में आया, वो हुआ फर्स्ट पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट है कि these corpuscles are rigid। ये जो कार्पसल्स है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, ये क्या है? रिजिड है और स्फेरिकल है। रिजिड है, स्फेरिकल है और खास बात ये है परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोला है उन्होंने? कि these corpuscles are perfectly elastic, rigid और एक खास बात बोला है उन्होंने, वेटलेस है। वेटलेस है। ठीक है, तो कंसेप्ट समझने की कोशिश करो कि पहले क्या बोला कि every source of light emits the large number of tiny particles। मतलब अगर आपके घर में दिया जल रहा है तो वो भी तो सोर्स ऑफ लाइट हुआ,
तो उसमें से क्या निकल रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। और वो टाइनी पार्टिकल्स कैसे है, रिजिड है, रिजिड मतलब ठोस, और वो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब जैसे ये मेरे हाथ में कोई है चीज है, ऐसा फेंक के मारू दीवार में, वहां पे टप्पा खाएगा, मेरे हाथ में वापस आ जाएगा, तो वो है परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, और क्या बोल रहा है, वेटलेस है। क्या बोल रहा है, वेटलेस है। ठीक है, ये हो गए दो पोस्टुलेट उसके। तीसरा पोस्टुलेट बोलता है कि these postulates travels in straight line path। straight line path। तो 3 पोस्टुलेट हो गए। चलो ये ठीक है कि these corpuscles travel in straight line path। ठीक है, और 4th पोस्टुलेट है कि बोलता है कि, चलो पहले मैं बोल देता हूं, one gets sensation of light when these corpuscles falls on the retina of the eye। मतलब ये कि हमको कोई भी चीज कब दिखती है, जब वो टाइनी पार्टिकल्स हमारे आंखों के रेटिना पे गिरेंगे। ठीक है, ये हो गया चौथा पॉइंट। मतलब चौथा पॉइंट में बोला कि वन गेट्स सेंसेशन ऑफ लाइट व्हेन दीज कार्पसल्स फॉल्स ऑन द रेटिना ऑफ द आई। ठीक है, और 5वां पॉइंट बोलता है कि 5वां पोस्टुलेट कि डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ कार्पसल्स। मतलब ये कि जो आप लाइट के देखते हैं ना, अलग अलग कलर दिखते हैं आपको। लाइट मालूम ही होगा आपको, 7 कलर की लाइट होती है, वायलेट, इंडिगो, रेड, ब्लू, रेड, ऐसे पूरे लाइन से है, विवग्योर बोलते हैं उसको। तो वो जो 7 कलर है, ये जो कण है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, इनके जो है डिफरेंट साइज की वजह से है। ठीक है, ऐसा किसने बोला, न्यूटन बाबा ने बोला। ठीक है, 5वें नंबर को क्रॉस मार लेना, मतलब ऐसे छोटा सा क्रॉस मार लेना 5वें नंबर को, क्योंकि ये इसके बारे में तो तुमको भी यकीन है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट आर ड्यू टू द डिफरेंट वेवलेंथ्स। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट की। मालूम ही होगा आपको। ठीक है, तो ये 5 पोस्टुलेट हुए किसके, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी के। ठीक है, अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स, पहला ड्रॉबैक है इसका, इट कुड नॉट एक्सप्लेन rectilinear नहीं, it could not explain partial reflection and refraction। ठीक है, ये लिख के देने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। तो पहला ड्रॉबैक है इसका कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, मतलब ये कि ये जो न्यूटन की थ्योरी है, जिसको क्या नाम दिया था, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी, ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई, पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन। मतलब ये कि जैसे अपन नदी किनारे जाते हैं ना,
नदी किनारे कभी गए होंगे आप लोग, देखा होगा, तो नदी में देखो अपने को मछली दिखती है पानी के नीचे, तो वो हुआ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और उस मछली को देखते हुए अगर हम देखते हैं उस पानी को अच्छे से, तो हमारा चेहरा भी जो है नहीं क्या उसी पानी में दिखता है। तो हमारा चेहरा अगर उस पानी में दिख रहा है तो वो हुआ रिफ्लेक्शन। तो एक ही जगह पे ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा है। तो ये जो न्यूटन की जो थ्योरी थी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, दूसरा ड्रॉबैक देखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन phenomena like interference कैसे होता है नहीं एक्सप्लेन कर पाई। डिफ्रैक्शन नहीं एक्सप्लेन कर पाई, और पोलराइजेशन आगे में आप लिख सकते हैं एक्सेट्रा। क्या लिख सकते हैं? एक्सेट्रा। ठीक है, तो इंटरफेरेंस नहीं एक्सप्लेन कर पाई, ना डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर पाए, और ना ही एक्सप्लेन कर पाए पोलराइजेशन। बाद में ये तीनों के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि इंटरफेरेंस क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है और पोलराइजेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद में है ये जो थ्योरी है, थर्ड ड्रॉबैक है कि इसने बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर in denser medium than rarer medium। मतलब ये कि जो लाइट की स्पीड है वो ज्यादा किस में है? डेंसर मीडियम में, और कम किस में है? रेरर मीडियम में। ठीक है, ऐसा ये तो गलत है, क्योंकि हमको भी मालूम है कि लाइट की स्पीड जो है ज्यादा किस में होती है? रेरर मीडियम में, और कम किस में होती है? डेंसर मीडियम में। आगे समझ में आपको। और चौथा इसका जो ड्रॉबैक है कि क्या बोला था इसने कि एवरी सोर्स ऑफ लाइट एमिट्स लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। बोला था। तो अगर ऐसा है तो चौथा पॉइंट के हिसाब से होना चाहिए कि when particles are emitted from the source of light, सॉरी आदत पड़ गई है, the mass of source of light must be decrease। बरोबर है, but several experiment prove this theory wrong। ठीक है, मतलब ये कि अगर कोई सोर्स है उसमें से लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होना चाहिए? उसका मास कम होते जाना चाहिए। अब मास अगर कम हो रहा है उसका धीरे धीरे, तो क्या होना चाहिए? वो खत्म हो जाना चाहिए। तो जो सूरज है, सन है, रवि है, दिनकर है, भास्कर है, एक ही है ये सब। तो ये तो बहुत हजारों करोड़ों साल से ये पृथ्वी में रोशनी दे रहे हैं, तो अभी तक तो ये सूरज को गायब हो जाना चाहिए था इसके हिसाब से। तो ये हुए उसके ड्रॉबैक्स। आ गया समझ में? ठीक है, अब इसके बाद में है ये हो गई एक थ्योरी। दूसरी थ्योरी है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। कौन? नहीं, वो ग्लेन मैक्सवेल क्रिकेटर है। ये भाई साहब अलग है, ये जेसी मैक्सवेल है। तो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि ये थ्योरी की खास बात ये है, मैं पहले बताता हूं कि
फर्स्ट पॉइंट, मैक्सवेल postulated the existence of electromagnetic waves। मतलब ये कि मैक्सवेल वो पहला इंसान था जिसने बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अस्तित्व है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ठीक है, इसके पहले किसी ने नहीं बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, फिर दूसरे पॉइंट में उसने बोला था, मैक्सवेल ने बोला था, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, पहले पॉइंट ने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, दूसरे पॉइंट ने बोला कि मतलब लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में बोला कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हेंस इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। ठीक है, और चौथे पॉइंट में मैक्सवेल ने एस्टैब्लिश किया इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को। तो चौथा पॉइंट ऐसा है कि मैक्सवेल एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तभी इसका नाम है EM थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। E मतलब इलेक्ट्रिसिटी, M मतलब मैग्नेटिज्म। ठीक है, और लास्ट में आपको बता दूं कि ये जो थ्योरी है ये 1873 में बनी है। कब बनी है? 1873 में। ठीक है, मतलब मालूम रहना चाहिए कि कब बनी है करके, इसके लिए बता दिया, नहीं तो पता चला पढ़ लिए अपने को यही नहीं पता कि कब बनी हुई है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में लगभग 20 मिनट का वीडियो बनी गया है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको जो है 2 थ्योरी समझाया, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी और मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आपको दूसरी थ्योरी समझाऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो अच्छी कमेंट करना, अगर खराब लगे तो मत करना। ठीक है, चलो।